गुड आफ्टरनून क्लास 7th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है आपके चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला एंड फंक्शन। देखो, इसमें एक पहले आपको बेसिक फार्मूले के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एक बेसिक फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पहले वर्बली बताएंगे वीडियो के थ्रू थ्योरेटिकली, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल के थ्रू प्रैक्टिकल वाले वीडियो के थ्रू बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स फार्मूला बताएंगे, जो डिफिकल्ट फार्मूले होते हैं उनको हम लोग एक्सेल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हमको फार्मूले को बार बार यूज़ करना होता है। यहाँ हमको फार्मूला एक बार हम डिफाइन कर देंगे एक्सेल का यूज़ करके, उसके बाद हम उसमें जितनी चाहे उतनी वैल्यूज देते रहें, अपने आप से वो हमें आउटपुट देता रहता है। तो जैसे मान लो एक एक्सेल शीट बनी हुई है जिसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जहाँ पर देखो ये बने हुए सेल बने हुए हैं A1 A2 A3। ये ए के नीचे, ए कॉलम के नीचे, ए जो कॉलम है उसके नीचे जो सेल होंगे उनका नाम होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। बी कॉलम के नीचे जो सेल हैं उनका नाम होगा B1 B2 B3 B4 B5 B6। तो सेल का जो एड्रेस होता है वही हमारा, जैसे B1 सेल लिखा हुआ है तो उसमें होता है कॉलम नेम और रो नंबर, ठीक है। जैसे ये जो हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे ये सेल ये है A1, ये A1 सेल, ये सेल जो है वो है A4, ठीक है, ठीक है। ये वाला सेल जो है वो है आपका B6, ठीक है। सब अलग अलग सेल है। ये जो होता है A1 A4, ये होते हैं सेल एड्रेस नॉर्मल लैंग्वेज में कहें। और अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले, एक्सेल की लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस, ठीक है। ये एड्रेस होता है और ये जो अंदर पड़ी हुई है ये है वैल्यू। यहाँ सारा काम जो कैलकुलेशन होती है वो एड्रेस के थ्रू ही होती है। वैल्यू का यूज हम कम करते हैं, एड्रेस का यूज ज़्यादा करते हैं। उसी सेल के एड्रेस का यूज करेंगे, वैल्यूज अपने आप से ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होना चाहेंगी तो हो जाती है। इस एड्रेस को बोलते हैं सेल रेफरेंस। हर सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है। इसमें पहले जो होता है वो होता है कॉलम नेम और फिर होता है रो नंबर। कॉलम नेम है B और रो नंबर है 6। तो उससे पता चलता है ये सेल जो है वो B6 सेल है, तो उसके अंदर वैल्यू अलग होगी यहाँ और उस सेल का एड्रेस जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ B1 B2 ये जितना भी आपको दिख रहा है ये हर सेल का अपना एड्रेस होता है, जिसको कहते हैं सेल रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, ऐसे बनाई है हाथ से, तो इसमें यहाँ पर ABCD ये कॉलम है और ये 1 2 3 7 तक है हमारी रोज हैं। इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ जो हमारा B1 B2 B3 B4 B5 B6 में हमने कुछ वैल्यूज़ इंटर की हैं, बाकी सब ब्लैंक पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी जितने भी सेल्स हैं वो ब्लैंक पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 1000 2000 3000 4000 6000 7000 अलग अलग सेल में किया है। लास्ट में क्या है कि यहाँ पर हमने जो टोटल लिखा हुआ है, टोटल हमने पहले टोटल वर्ड यहाँ पे लिख दिया है। A7 जो हमारा सेल है उसमें हमने टोटल लिख दिया है। और फिर उसी के सामने वाले सेल में ये देखो, यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है बीच की लाइंस गायब है, ये बीच की लाइंस गायब नहीं होती हैं, वो तो हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो एक ही सेल है जहाँ पर B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 लिखा हुआ है, वो हमारा B7 ही सेल है, बस उसकी हमने साइज़ बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि वो C वाले उसी में आ गए और D वाले, उसको हमने मर्ज कर दिया है उसके नीचे, ज़रूरत के हिसाब से उसको मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला क्रिएट किया है। यहाँ पर B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 ये जितने सेल हैं उनको ऐड कर दिया है। अब इन सेल में जो भी वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो अपने आप से टोटल में, यहाँ पर जैसे ही हम फार्मूला टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद इंटर बटन दबाते हैं, ऑटोमेटिकली हमको वहाँ पे वैल्यू दिखाई देगी। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बार में दिखाई देगा। यहाँ पर बुक में देखना फिगर बनी हुई है 3.1। तो बुक में क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, जहाँ पर कॉलम नेम्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एक FX करके एक स्पेस बना हुआ है, वहाँ पर B1 B2 सबका एडिशन किया हुआ है, B2 B3 B7 का। तो ये जो जगह होती है ये होती है फार्मूला बार, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला दिखाई देगा और जो उसकी वैल्यू होगी वो उस सेल में दिखाई देगी। जैसे ही हम B1 + B2 + B3 + B5 + B6 करके इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सबका एडिशन कर देगा। हम पहले B1 B2 B3 सबको इंटर करेंगे, तो ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और जैसे इंटर लिखने के बाद हम इंटर करेंगे, जैसे इंटर बटन दबाएंगे, वैसे ही ये जो वैल्यूज हैं इनका एडिशन अपने आप से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अपने आप से जैसे ये ऐसे रहेंगे, अपने आप से वैल्यू आ जाएगी। 7 से 13 कितनी आएगी, 7 3 10 10 10 20 23,000 ऑटोमेटिकली को ऐड करके यहाँ पर वैल्यू देगा। तो यहाँ पर उसका होता है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला अपने आप से दिखाई देगा, आपको यहाँ पर लिख कर आएगा B1 + B2 + B3, ठीक है।
आगे जो भी है D4 इस तरह करके ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है सारा पूरा फॉर्मूला, जो भी पूरा नहीं लिखा है, पूरा फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला बाद में डिस्प्ले करता रहता है। और जो उसकी वैल्यू है वो वहाँ पर दिखाता रहता है। वैल्यूज यहाँ पर जैसे ही अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे, यहाँ पर मान लो हमने कर दिया 3000, यहाँ जैसे हम 3000 करेंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू अपने आप से यहाँ पर भी कम या ज्यादा हो जाएगी। जैसे वैल्यू चेंज की अपने आप से वैल्यू चेंज होकर 22,000। मतलब एक बार हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे, इसका फायदा यही होता है कि ऑटोमेटिकली ये भी अपनी अपनी वैल्यूज चेंज करता जाता है। यही सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है कि हमको यहाँ पर एक बार फॉर्मूला क्रिएट करना है, उसके बाद हमको वैल्यूज क्रिएट करने के हम जितने नंबर उसमें चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस उस वैल्यू को अडॉप्ट करता जाएगा और उसको चेंज करता जाएगा। इसके बड़े फायदे होते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज में सैलरी बनाने में फायदा होता है। भाई सबकी सैलरी की एक सैलरी शीट बना ली, उसमें सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए जिसपे एडिशन हो रहा है। अब कोई किसी महीने में कोई एम्प्लॉय है, वो कम दिन आया तो उसकी कम सैलरी बनी, तो हमको वो कम सैलरी बस इनपुट करनी है। एडिशन और उसमें जो कैलकुलेशन होगी, जो उसकी फाइनल सैलरी बनेगी, जो भी उसमें और चीज़ें इंक्लूड होंगी, ऑटोमेटिकली वो सब अपडेट होकर लास्ट में अपने आप से दिखा देगा। तो इससे कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पेपर वर्क को इसने बहुत इजी कर दिया। स्कूल्स में या किसी भी ऑफिस में जहाँ पर भी फिगर्स, जहाँ पर भी कैलकुलेशन हो रही है, फीस कलेक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फीस कलेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आप लोगों का, तो वो सब एक सिंगल फाइल में ही सारा काम हो जाता है। एक सिंगल एक्सेल फाइल में आपके पूरे साल की, आपके क्लास के जितने बच्चे हैं, सबके ट्रांसपोर्ट, सबकी ट्यूशन फीस, सब कुछ एक में ही ऐड होकर निकल आती है। और उसी शीट के थ्रू पता चल जाता है कि किसकी कितने महीने की जमा है, किसकी कितने महीने की बाकी, वो सारी फिगर्स आ जाती हैं। तो उसमें भी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। उन्हीं फार्मूलेस के हिसाब से मान लो, जैसे होता क्या है कि आप लोगों को पता ही होगा, किसी के घर से 3 बच्चे आते हैं तो उसमें से तीसरे बच्चे की फीस हाफ होती है, तो उसमें वो पहले से ही 50% उसमें सेट कर दिया जाता है कि हम उसमें वैल्यू डालें, अपने आप से वो 50% ले लें, हमको उसमें 50% उसमें नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम उसको कम करके नोट करेंगे तो वो उसमें नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई जब फ़ायदा तो तब है ना जब वो कैलकुलेशन खुद से करे। जब वो कैलकुलेशन खुद से करेगा ही नहीं तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। कैलकुलेशन अगर हमें करनी पड़ जाए तो एक्सेल का कोई यूज़ हमारे लिए है ही नहीं। तो इसीलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सिंपल आपको फार्मूला बताया किस तरह से सेल्स का यूज़ करके हम एक फार्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, फार्मूला और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपने दोनों यूज़ किए हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, आप लोगों को शायद याद हो, मैंने आप लोगों को जब रिपोर्ट कार्ड बनाना बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिपोर्ट कार्ड में हम परसेंटेज निकालते हैं, डायरेक्ट उस कॉलम में हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंट का कॉलम बनाते हैं, उसमें क्या होता है इक्वल टू जो सम है, जो पूरा सम आया होता है वो एस्टेरिस्क 100 डिवाइडेड बाय, अगर हमारे पिछले सब्जेक्ट है तो 600 से डिवाइड करते हैं। तो ये वो फार्मूला था जो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए यूज करते थे। भाई जो भी नंबर्स का एडिशन आता था वो सम में चला जाता था और हम एक ही फार्मूले का यूज करते थे और उससे हमारा हर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकल के चला आता था कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर मिले हैं, ये टोटल परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते थे। ये टोटल पूरे का परसेंट निकालना है तो टोटल नंबर आए उसको इंटर करो, 100 को इंटर करो, और 100 तो रहता ही है क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उसमें है कि भाई जो अगर हमको 500 600 में से हमको टोटल निकालना है, 500 नंबर आए 600 में से, उसकी परसेंटेज निकालनी है, उसके लिए परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज फाइंड आउट करने का, 500 into 100 डिवाइडेड बाय टोटल 600। उसी को यहाँ पर उठाकर हमने चेंज कर दिया है, ये वाला फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का कि 600 टोटल मार्क्स आए हैं, उसमें से हमको 500 फाइंड आउट, 500 टोटल मार्क्स आए सॉरी, और टोटल हमारा 600 का है तो कितने परसेंट हुए। तो परसेंट निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, सीधी सिंपल सा फॉर्मूला है, जो नंबर मिले वो यहाँ पे into 100 सबके साथ है और डिवाइडेड बाय टोटल, उसके बाद जो आएगा वो होगा आपका परसेंट। सेम इसी फॉर्मूले को एक्सेल में जब कन्वर्ट करते हैं, कुछ नहीं इक्वल टू सम हमने फंक्शन यूज किया होता है, उससे वो टोटल नंबर का एडिशन निकल के आता है, और एस्टेरिस्क 100, ये वो गलत लगा हुआ यहाँ पे लगेगा, एस्टेरिस्क 100 या एस्टेरिस्क जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो एस्टेरिस्क 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ये मैंने करवाया है, वैसे भी आप लोगों को याद होगा क्लास 6 में जब भी प्रैक्टिकल कराते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना ही बताते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमारा मैथमेटिक्स में होता है उसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो एज इट इज आगे वर्क करने लगता है।
तो यही फॉर्मूलेज हमारे मैथमेटिकल ही होते हैं। जैसे आपको याद होगा एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता था, आप लोग बहुत लोगों को याद होगा। उसमें क्या करते थे कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे शायद क्लास में भी हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये था SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये मैथमेटिकल आपका फॉर्मूला यूज होता था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब मान लो हमको एक एक्सेल फाइल बनानी है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की भी जरूरत है, इसको बस हमको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर हमें SI इक्वल टू कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है। P एस्ट्रिक R एस्ट्रिक T ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवाइडेड बाय 100, यहाँ डिवीजन के लिए स्लैश है। ये आपका एक्सेल फॉर्मूला है सेम। या इसको कैपिटल स्मॉल से कैपिटल नहीं, इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था। इसको कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला है और वो आपका उसी को एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बस मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह पर यहाँ पर हम लोग ऐसे यूज करते हैं और डिवीजन के साइन की जगह पर यहाँ पर हम 100 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये 100 जो है वो सिर्फ T को डिवाइड करेगा, बाकी को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पहले हमको तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि वहाँ काम मैनुअली करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, उसके बाद डिवाइड करते हैं। जब पूरे के नीचे वो लगा हुआ है अपॉन का साइन लगा, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो वो फ्रैक्शन का साइन, तो वो अपने आप से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको खुद से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो P और R में मल्टीप्लाई होंगे और T का पहले 100 से डिवीजन होगा तब वो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उससे वो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो यहाँ ब्रैकेट की भी वैल्यू है। अगर ब्रैकेट हम नहीं फॉर्मूला क्रिएट करते समय ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि रेंज। रेंज में भी आप लोगों को याद होगा कि रेंज क्या होता है। जैसे हम लोग जब ऐड करते थे सम, जब हम लोग रेंज में क्या होता है, ऐसे रेंज लिखी जाती है, जो सेल्स की रेंज लिखी है कि C1 से लेके C9, ऐसे अगर मान लो लिखा हुआ है C1 से लेके C9, ठीक है। मान लो अगर हमने एक सम करने की हमको C1 से लेके C9 तक के सारे जितने भी सेल हैं उनको ऐड करना है, उनकी वैल्यूज को, तो लिखेंगे सम इक्वल टू सम, इक्वल टू सम। सम यहाँ फंक्शन है जिसका यूज, यहाँ फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं है, सम एक फंक्शन होता है, आगे बताएंगे जब फंक्शन बताएंगे। और हमको C1 से C9 हम यहाँ पर पास कर देंगे, C1 से C9 जैसे हम वैल्यू पास करेंगे ऑटोमेटिकली जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आकर लिख जाएगा। यहाँ पर C1 C9 जो है वो रेंज है, वो C1 से लेकर C9 तक के जितने बीच में जितने भी सेल आएंगे उनमें जो भी वैल्यूज पड़ी हुई है उन सारी वैल्यूज को वो ऐड कर देगा। ये काम मैंने फंक्शन से किया है, फंक्शन क्या होता है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन इसको बताने, रेंज को बताने के लिए फंक्शन को बताना जरूरी है कि सम एक फंक्शन है जो एडिशन करने के काम आता है और उसमें हम लोग रेंज का यूज़ करते हैं। सेल्स, जो सेल्स होते हैं हम उनको जो B1 B2 B3 करने के बजाय हमने यहाँ पर ये लिखा, जैसे हमने यहाँ पर इनको B1 B2 B3 से किया, ये हमने फॉर्मूले से किया है तो उसने बताया है। जब यही काम हम फंक्शन से करेंगे तो हम उसको, ये काम हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, हमको B1 B2 B3 को ऐड नहीं करना होगा, हम उसको डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो हर जगह नहीं यूज होते। SI इक्वल टू PRT वाले में हम फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हमको वैल्यूज़ को अलग अलग ही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जो पूरी रेंज, मतलब रेंज का मतलब है जितने सेल्स, जहाँ जिस सेल से हमने स्टार्ट किया और जिस सेल से हमने एंड किया है उस बीच के में जितने भी सेल आए हैं वो सारे सेल की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व रहेगी, उन सारी वैल्यूज़ का इसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या जो भी होना है वो होता रहे। नेक्स्ट आपका आता है इसी में फंक्शंस इन एक्सेल। फंक्शंस का यूज़ एक्सेल में कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो चौक की वजह से क्लियरिटी शायद इतनी ना हो, लेकिन थोड़ा हाईलाइट कर देंगे इसको। फंक्शंस इन एक्सेल, ठीक है। फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है? देखो, कुछ फॉर्मूला जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्सेल ने हमें कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फार्मूलेज दिए हैं कि हमको उनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उनका यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं को बोलते हैं फंक्शंस। अगर हमको एडिशन करना है तो एडिशन करने के दो तरीके हैं।
एक जो मैंने अभी पहले बताया था फॉर्मूले के थ्रू कि हमने B1, B2, B3, B4, B5, B6 सबको ऐड किया, सबका एक फार्मूला क्रिएट किया और वैल्यू जाके लास्ट में ऐड हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि हम सम फंक्शन का यूज़ करें। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कई सारे फंक्शन मैंने उससे पहले भी क्लास में बताए हैं। अगर हमको ये एडिशन करना है तो हम बस डायरेक्टली सम फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन का साइन, उसके बाद यहां से लेके B1 से लेकर और यहां आपके B6 तक। तो ये रेंज का भी यूज होगा, और जब भी मैंने पहले भी आपको रेंज बताते समय बताया था कि उसमें रेंज का भी यूज होगा और सम का भी यूज होगा। तो यहाँ सम एक फंक्शन है जिसमें हमने एक रेंज पास कर दी है B1 से लेके B6 तक। ऑटोमेटिकली बिना फॉर्मूले का यूज किए इस फंक्शन का यूज करके भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन के लिए फंक्शंस का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एडिशन करने के नॉर्मली फंक्शन का ही यूज करते हैं। अगर हमको सम करना है तो हम सम फंक्शन का यूज करेंगे और उससे ऐड हो जाएंगी सारी वैल्यूज। उसका फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि एक्सेल में कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फार्मूलेज हैं, जो प्री डिफाइंड फार्मूलेज हैं जो पहले से बना दिए गए हैं, उनका यूज करके हम लोग डायरेक्टली उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह के मैक्स निकालने के फंक्शन होता है, मिन निकालने का फंक्शन होता है, एवरेज निकालने का फंक्शन होता है। एवरेज निकालना आप लोगों को पता है, सारी वैल्यूज को ऐड करो और जितनी नंबर्स जितनी बार वो वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमको एवरेज नाम का फंक्शन यूज करेंगे अगर हमको एवरेज निकालना होगा। ऑटोमेटिकली जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो उसमें पहले से ही डिफाइंड होता है, वो अपने आप से हमें वैल्यू देता है। इसीलिए बहुत मैथमेटिकल नॉलेज ना भी हो इसे कोई यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड हैं। एवरेज, अगर किसी को मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं आता है बहुत ज़्यादा, उसको एवरेज निकालना नहीं आता है, तो उसे कुछ करना नहीं है, बस उसको एवरेज फंक्शन का यूज़ करना है। एवरेज फंक्शन का यूज़ करेगा, जितने नंबर का एवरेज निकालना चाहेगा वो ऑटोमेटिकली सारे एवरेज को वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ऐसे फॉर्मूले जो इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फंक्शन। उसमें सबसे कॉमन जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है सम फंक्शन। आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनवाते थे आप लोगों से, बच्चों से, कि एक क्लास का रिपोर्ट कार्ड बनाओ, उसमें स्टूडेंट नेम लिखो, सारे सब्जेक्ट लिखो, उसमें उनका सबका नंबर्स का एडिशन करो, नंबर अपने मन से दो, उन नंबर्स का एडिशन करो और नंबर्स एडिशन करने के बाद परसेंटेज निकल लाओ। तो जब हम सम इस तरह एडिशन करने के लिए सम का यूज़ करवाते थे, तो वो सम जो था वो फंक्शन ही था जो कि आपको सारा एडिशन करके दे देता था। और जो परसेंटेज वाला था वो फॉर्मूला था, वो फंक्शन नहीं था। परसेंटेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट से रिपोर्ट कार्ड बनाया तो उसका टोटल 600 का होगा। किसी बच्चे ने 5 ही सब्जेक्ट लिए हैं तो उसका टोटल जो होगा वो 500 से होगा। तो वहाँ पर वो वेरी कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करते थे। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज़ होता है और एडिशन करने के लिए, नंबर्स का टोटल निकालने के लिए सम का यूज़ करते थे। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि इसमें नेम लिखा होता था पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, जीके, आर्ट सारे सब्जेक्ट लिखे होते थे। उसके सेकंड लास्ट कॉलम में लिखा होता था टोटल और लास्ट कॉलम में लिखा होता था परसेंट। तो पहले हम सबको अपने मन से नंबर देते थे 100 से कम, उसके बाद सबका टोटल करते थे सम फंक्शन का यूज़ करके, और परसेंटेज वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग उसका परसेंटेज निकालते थे। ये रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट था। जब भी होता है, जब भी एक्सेल बताया जाता है तो पहले यही बताया जाता है, वो जानने के बाद ही आप उसे कर पाओगे, डायरेक्टली आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे तो उसमें जो प्रैक्टिकल का वीडियो होगा, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिकल वाले वीडियो बनाना वो मेरे लिए इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या जो मोबाइल से अगर हम स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो स्क्रीन पे चीज़ें जो भी उस पर चीज़ें दिख रही हैं बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, जो कि क्लियर नहीं होती हैं। तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके थ्रू डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करते भी जाएंगे और रिकॉर्ड भी होता जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करने पड़ते हैं। तो अगर कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो इस जो प्रैक्टिकल के वीडियो हैं वो आपको मेरे बनाए हुए ही मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्लास 6 में मैंने एक वीडियो दिया था तो वो मैंने दूसरे का ही बनाया हुआ दिया। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होते हैं, लेकिन देखो यूट्यूब पे वीडियोस देने के लिए भी हमें वो सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा कि कौन सा जो हमने थ्योरी बताई है उसके हिसाब से कौन सा वीडियो सेट बैठता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरीके से बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बताया जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज में एक या जनरल हमारी जो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज में किस तरह से वीडियो क्रिएट करके आपको दें कि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अगर नहीं भी क्रिएट हो पाया तो जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो ऐसा होगा, वो पहले देखो कोई भी टीचर वीडियो अगर आपको दे भी रहा है किसी और का तो उससे पहले उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है उस वीडियो को, सारे वीडियो को देखना पड़ता है। 30-40 वीडियो देखेंगे हम, उसके बाद उसमें देखेंगे उसके एक पॉइंट देखेंगे, उसमें लगेगा कि हाँ वो आपके लोगों के लायक है, तब वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
ऐसा नहीं कोई भी रेंडमली, ऐसे तो आप खुद भी वीडियो नहीं देख सकते हो, लेकिन आप वो वीडियो फिल्टर नहीं कर पाओगे। हमें पता है कि किस तरह से फिल्टर करके हमको स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलना है। भाई बहुत बार आप लोग सोचते हो तो कि वो वीडियो देखना है तो हम खुद ना देख लें, लेकिन खुद नहीं देख सकते। खुद अगर देखोगे भी तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कौन से टॉपिक का देखना है, कौन सा वीडियो देखना है। अगर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो वो वीडियो वैसा वीडियो होगा जो आपके हिसाब से होगी, आपके नॉलेज के लेवल के हिसाब से वो वीडियो हो, जिससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत एक्सेल में तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। कोई डिफिकल्ट वीडियो अगर आप पकड़ा दिया गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने कुछ और बताया उसमें कुछ और दिखा रहा है, तो वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके मन में कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें आई गई, बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो प्रैक्टिकल का वीडियो हो मेरा बनाया हुआ मिले, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जो दूसरा वीडियो जो मिलेगा किसी और का बनाया हुआ वो भी ऐसा होगा जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।